दो दिनों की शानदार रिकवरी के बाद भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए आज ये फिर से बेहद मजबूती के संकेत। दुनिया भर के बाजारों से अच्छी तेजी का माहौल और साथ ही भारतीय बाजारों का मोमेंटम बेहद स्ट्रॉन्ग। मंथली एक्सपायरी के दिन फिर से वही बड़ा सवाल, क्या आज लाइफ हाई बनेगा निफ्टी पर? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, मिड वीक एक्सपायरी, कल छुट्टी, आज लाइफ हाई बनवा दीजिए सर। आज कर दिए खत्म, मतलब छुट्टी में फिर अच्छे मूड से जाए ना तो अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने एक ट्वीट डाला है, उस जी देखा मैंने का व्यू भी मांगा है। और कसम तो ये खाई थी कि नाम नहीं लूंगा लाइफ हाई का, क्योंकि बार बार लाइफ हाई को डिस्कस करने के बाद होता नहीं। लेकिन संभावना पूरी है। डॉन का इंतजार है और देखते हैं आज डॉन के दर्शन होते हैं या नहीं। लेकिन बेहद पास बेहद दूर काइंड वाला मामला है, तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन कोई डाउट नहीं कि मंथली एक्सपायरी के दिन इससे बेहतर संकेतों की आप उम्मीद कर नहीं सकते। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। तो आज के दमदार ट्रिगर्स देख लें। अमेरिकी बाजारों से भरपूर तेजी होती दिखी है और डाउ ने 6 दिनों तक गिरने के बाद एक अच्छी छलांग लगाई है। अच्छे मजबूत इकोनॉमी आंकड़ों के दम पर छलांग लगाती हुई नजर आए हम। एसजेएक्स निफ्टी बिल्कुल लाइफ हाई के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है कि बस छूने की इच्छा पूरी है, कोशिश भी पूरी है, कामयाब होते या नहीं वही देखने वाली बात होगी। तो ये दो चीज़ है। और इसके अलावा अब वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की गुरुवार को ही होगी। शुक्रवार को जो होने वाली थी, अब वापस से पुराने नियम पर हम आ चुके हैं, शुक्रवार को ही एक्सपायरी होगी। तो कुल मिलाकर कहीं कोई बदलाव जो होने की आशंका थी वो अब नहीं होगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। और इसके अलावा जून सीरीज की आज एक्सपायरी है, कल नहीं आज है, याद दिलाना ज़रूरी है। कल बाजार बंद रहेंगे ईद की छुट्टी की वजह से, तो जो कुछ होना है वो आज ही होना है। बिल्कुल, तो जो कुछ होगा आज ही होगा। एक्शन पूरा आपकी स्क्रीन पर होने वाला है। एक्शन में हम आपका पूरा दिन साथ भी देने वाले हैं। कल तो बढ़िया रिकवरी का मूड माहौल भी आ गया, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा रिबाउंड आया। तो आज के एक्शन पर है नज़र। एक बार कल का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं सर। ग्लोबल भी आज थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि 6 दिनों से जो कमजोरी का ट्रेंड दिख रहा था, कंसोलिडेशन दिख रहा था 1-1.5 हफ्ते से, वो कल ब्रेक होते हुए दिखाए। डाउ में इतनी बड़ी रैली नहीं है, बट बाकी अमेरिकी इंडस्ट्रीज काफ़ी एक्टिव थे। कैसे समझना जो कल अमेरिकी बाजारों में हुआ है सर? वो अजय देवगन और तब्बू की पिक्चर आई थी ना, विजय पथा, ये आपका इंतजार था। वैसा ही है, वैसा ही है, इसी का इंतजार था। बाकी तो हमने सारा मूड माहौल सेट करके रखा था। सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी के जो संकेत आने बाकी थे वो कल आए और अच्छे तरीके से आए। दीप, और बात आप सही कह रहे हैं कि डाउ से अमेरिकी बाजारों की तेजी का पता नहीं चलता। ब्रोडर मार्केट जिस तरह से मजबूत होकर उछले, नैस्डैक का 0.25% बढ़ना छोटी बात नहीं है। करेक्ट। S&P 500, उसके बाद रसेल 2000, ब्रोडर मार्केट में दमदार खरीदारी होती हुई दिखी है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और ये कॉन्फिडेंस 2-3 जगह से आता दिखा। अमेरिका में जो इकोनॉमी के आंकड़े आए वो बेहद मजबूत आंकड़े आते हुए दिखे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े बेहद दमदार है, जो ये बताने कि डरिए मत, अमेरिका के कंज्यूमर खर्चा करने के लिए और खरीदने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। वो आंकड़े बहुत बढ़िया हैं। घरों की बिक्री के आंकड़े जो आए हैं वो काफ़ी मजबूत आते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात वहाँ नहीं दिख रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो आमतौर पर आप घर में सामान खरीदते हैं, उनके आंकड़े बहुत दमदार आते हुए दिखे हैं। उससे भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अभी भी कहीं कोई अमेरिका के कंज्यूमर्स ने खरीदारी से हाथ रोका नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ आंकड़े, एक आध शायद और भी आंकड़ा है, जो 2-3 आंकड़े हैं, उनमें से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, न्यू होम सेल्स, कंज्यूमर गुड्स ऑर्डर्स, तो तीनों के आंकड़े बहुत दमदार आए। तो जो पिछले पूरे हफ्ते अमेरिकी बाजारों में ये डर रहा ब्याज दरें बढ़ने का जो खतरा है, खैर वो खतरा इससे हटता नहीं है। मैं फिर बताऊं कि दमदार इकोनॉमी आंकड़े अगर इतनी बढ़ी हुई ब्याज दरों के बावजूद आते हैं और अगर महंगाई को लेकर फेड की चिंता बरकरार है तो वो खतरा और बढ़ता है। लेकिन कल अमेरिकी बाजारों ने इस खतरे के विपरीत इस बात पर ज़्यादा भरोसा दिखाया। 6 दिनों से लुटे पिटे हैं। एक रिकवरी के लिए जो केस बनता था वो केस आपके इन मजबूत इकोनॉमी के आंकड़ों से आया कि इतने ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद अगर इकोनॉमी इनको झेल पा रही है तो ये इकोनॉमी की ताकत है। और ये कॉन्फिडेंस इस बात से भी आया
कि फिर जब भी ब्याज दरें बढ़ना रुकेगी इस पॉलिसी में नहीं से अगली पॉलिसी में, तो ये मजबूत इकोनॉमी आपको तेजी से भागते हुए नजर आएगी। और जैसे ब्याज दरें घटेंगी फिर तो कहना ही क्या। तो कल ये अमेरिकी बाजारों के अंदर की फीलिंग थी जिसके दम पर अमेरिकी बाजार काफी तेजी से भागते हुए नजर आए, और राइटली सो। इसलिए मैं कहूँगा कि डाउ छोड़कर डाउ के बाहर देखिए, आपको तेजी और बेहतर दिखेगी। डाउ के 200 पॉइंट की तेजी में वो मजा नहीं है जो 225 पॉइंट की तेजी में मजा नैस्डैक में है, वो 0.25% ऊपर है, राइट। तो मजा वहाँ पर है और तेजी वहाँ पर है। सो आई थिंक, और एकदम दीप सही समय पर आई है तेजी, जब आप वाकई में चाहते थे कि मतलब लाइफ हाई बनाना चाहें, और उस समय आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट मिसिंग था, ग्लोबल। करेक्ट सर। और वो भी आपको मिल गया। तो आई थिंक किसी को मतलब इस बात से आपत्ति नहीं होगी कि एक्सपायरी गुरुवार की जगह बुधवार को है। हाँ, जिस तरह से मूड माहौल होता है तो अच्छा मूड है, बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए भी थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि ग्लोबल सहारा एक आ चुका है। कल हमने रिकवरी अच्छी देखी थी। कल सुबह जब हम बात कर रहे थे सर, आपने कहा भी था, मेरे को याद है इसी समय जब हमने स्ट्रैटेजी में बात करी थी कि जब रिकवरी आएगी, एक करेक्शन खत्म हो रहा है, ये आपने संकेत मिल गए थे परसों, आपको वो संकेत मिल गए थे। सोमवार को सेकंड हाफ में बाजार ने करेक्शन खत्म होने के संकेत दे देते हैं। और दीप यही खास बात है, देखिए करेक्शन की शुरुआत जहाँ से हुई, ये आपको समझना पड़ेगा कि करेक्शन शुरू होने और खत्म होने के संकेत पढ़ना आना चाहिए हमें। और जहाँ से करेक्शन की शुरुआत हुई थी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से हुई थी, तेजी के लीडर भी वही थे। करेक्शन खत्म होने की शुरुआत भी वहाँ से हुई, उसके बाद बैंक निफ्टी बेहतर हुआ और फिर बाद में निफ्टी भी कल बेहतर हो गया। वो अलग बात है कि आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने ज़्यादा रफ्तार पकड़ी एचडीएफसी लिमिटेड के और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की तिथि आने के वजह से। बट अल्टीमेटली आपको ये वाकई में आपको पूरी तरह से इंडिकेशन दे रहा था कि हमें बढ़ना है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता अरे अचानक से कैसे बढ़ गया। आप इस बात को कह ही नहीं सकते कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर नहीं आता तो फिर तो बाजार इतना, हाँ ऑफ कोर्स इतना नहीं भागता, लेकिन ऐसा नहीं कि बाजार ने आपको संकेत नहीं दिया कि मैं वापस से चलने को तैयार हूँ। पूरे संकेत आपको सोमवार की दोपहर से लेके कल मंगलवार को पूरा दिन भर सुबह फर्स्ट हाफ में भी आपको संकेत दिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज दीप जो है इस रिकवरी में वो ये कि समय कितना लगाया है रिकवरी में, वो इम्पोर्टेंट है। आपको 18,650 18,875 से 18,650 यानी कि आपने 225 पॉइंट का करेक्शन देखा। 225 पॉइंट के करेक्शन में 225 पॉइंट तो आप एक ही दिन में कवर कर गए। करेक्ट। ये तेजी के मार्केट का एक ट्रेंड होता है कि आप घटने में टाइम लगाते हैं, बढ़ने में नहीं लगाते। Yes. मंदी के मार्केट का भी यही संकेत होता है कि घटने में आप टाइम नहीं लगाते लेकिन रिकवरी में बड़ा टाइम देते हैं। तेजी के मार्केट में उल्टा है, घटने में आप समय देते हैं, रिकवरी कितनी फास्ट है। और समझिए आपने जो 225 पॉइंट की करेक्शन दी भी टॉप से 18,875 से 18,650, ठीक है, वो 5 दिन लगाए बढ़ने में, आप 1.5 दिन में बढ़ रहे हैं। करेक्ट। वापस आज 18,875 पे आप दिखेंगे। सो ये बाजार की ताकत दिखा था। इसका मतलब क्या, अंडर करंट खरीदारी का लेना सबको है। अब यही डिसाइड करना है कि कब ले। तो कब लेने का 2 ही तरीका है, या तो आपके अच्छे लेवल आ जाए, थोड़ा बढ़िया करेक्शन हो जाए और वहां ले ले, या फिर आपको लगेगा कि करेक्शन आ रहा है, आएगा, वहां लेंगे लेकिन उससे पहले ही घूम गया। तो ये उससे पहले ही घूम जाने वाली चीज़ है। किसी ने, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी ये सोचेगा कि 18,650 पे करेक्शन पूरा हो जाएगा। सबको ये लगता है कि मिनिमम 18,550 तो आना ही है। हो सकता है 18,300-400 की रेंज में आ जाए, वहाँ पर 3-4% 3% का करेक्शन होगा, अच्छा लेवल होगा। वो सोचना गलत नहीं है, लेकिन यही बाजार की खूबी और खासियत है, वो ओबलाइज नहीं करता ना कि जितना हम चाहें और जहाँ से हम चाहें और जब हम चाहें वैसी करेक्शन आए और वैसे ही घूमे। सो आई थिंक कल की रिकवरी की स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं बहुत स्पीड से बढ़ना और घटना पसंद नहीं करता, लेकिन कल पूरा समय देने के बाद स्पीड पकड़ी है एचडीएफसी के ट्रिगर से। सो आई थिंक ताकत तो है बाजार, बिल्कुल है, स्ट्रेंथ दिख रही है। चलिए, आप वैसे कह रहे थे वर्ड यूज नहीं करना है, बट डॉन आज पकड़ा जाएगा या नहीं? संभावना पूरी है बिल्कुल है। मुझे लगता है आज चलिए डन, फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है सर। चलिए, तो एक्शन ये है। अच्छा, 2 चीजें और जो अहम है। एक चीज जरूर कहूंगा जी सर, चलो वो बाद में कहूंगा। ठीक है, पकड़ा भी गया तो फिर क्या, फिर व्हाट नेक्स्ट। हाँ, वो तो हम बात करनी है, थोड़ा आगे, हाँ तो करेंगे। उसके लिए तैयार रहिए, वो एक इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है आपके लिए।
दो चीज़ें, एक तो कल HDFC का क्लैरिफिकेशन आ गया कि संभावित मर्जर की डेट 1 जुलाई आप मानकर चलिए, बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट टाइम टेबल हो, वो क्लैरिफिकेशन बाद में आया और 13 तारीख को आखिरी दिन है ऐसा माना जा रहा है, बट ऐसा क्लियर एक्सचेंज से नहीं है। तो हम एक क्लैरिफिकेशन हमारी आई थिंक एक्सचेंजेस और की तरफ से और रेगुलेटर की तरफ से फाइनल ऑफिशियल वो शायद अप्रूवल या लेटर आना बाकी होगा। तो उससे पहले HDFC के मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिया है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता 13 को या 10 को या 15 को ज़्यादा फर्क अब तो हो रहा है, तो 1 जुलाई को या 30 जून को या 4 जुलाई को क्या फर्क पड़ता है, बट ऑन ट्रैक है, होना निश्चित है। तो मुझे एक खाली एक छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट करने होते हैं आपको पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर के तौर पर, उसके लिए वो डेट इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मर्जर हो गया और शांति से हो गया, अच्छे से हो गया, समय से हो गया, बिना किसी बाधा रुकावट के हो गया। एब्सोल्युटली, मतलब बड़े काम भी आसानी से हो सकते हैं, ये HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक ने समझा दिया, कल दिखा दिया। बिल्कुल सर। बट एक और बड़ा बदलाव हो रहा है जी। बैंक निफ्टी कुछ 6 जून को आई थिंक सर्कुलर आया था, जब कहा था कि अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे की जगह फ्राइडे को हुआ करेगी। अगले हफ्ते से ये प्रभावी होने वाला था। कल शाम एक्सचेंज में बोल दिया कि ऐसा नहीं होने वाला है, जो थर्सडे को एक्सपायरी हो रही थी वही सिस्टम आगे भी जारी रहेगा। तो बड़ा बदलाव का हुआ है बड़ा बदलाव होने वाला था, हुआ नहीं, जो हुआ नहीं, राइट, और राइटली सो। राइटली सो। क्यों आपको याद होगा जब गुरुवार की जगह शुक्रवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने की बात हुई थी, तब मैंने आपको एक सेंटेंस बहुत अच्छे से कहा था। मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा ब्रोकर खुश होंगे, सबसे ज़्यादा पहले क्लाइंट खुश होंगे जी, जिन्हें एक दिन एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा ट्रेड करने के लिए, वीकली एक्सपायरी खेलने के लिए। उसके बाद ब्रोकर्स खुश होंगे क्योंकि ब्रोकर्स के लिए बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद एक्सचेंजेस खुश होंगे, एक जो लिस्टेड है और दूसरा जो लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है, उनके लिए बिजनेस बढ़ता है। ये तीनों खुश होंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या सेबी एज ए रेगुलेटर खुश होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेबी की ये माइंडसेट है नहीं कि बाजार में ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी एलिमेंट बढ़े। और ये जो डिसीजन हुआ है बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि BSE ने अनुरोध किया है सेबी को, सॉरी NSE को, कि प्लीज़ आप ये मत करिए। हमारी शुक्रवार की बैंकेक्स और सेंसेक्स की जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी है, ऑप्शंस की एक्सपायरी है वीकली, वही रहने दीजिए। और NSE ने अनुरोध मान लिया। एक तरह से जॉइंट स्टेटमेंट ही है, कंसंट्रेशन नहीं हुआ। सवाल ये कि NSE क्यों मान रहा है अनुरोध? NSE को मानने की क्या जरूरत है? NSE को भी तो IPO लाना है, NSE को भी तो अपना बिजनेस बढ़ाना है, और NSE अपने कंपटीशन को क्यों छोड़ेगा, कॉम्पिटिटर को क्यों छोड़ेगा? Exactly. तो इसमें दो चीज़ें बहुत क्लियर है दीप। ये आई डोंट थिंक कि ये डिसीजन रेगुलेटर्स को पसंद आया होगा सेबी को। अच्छा, और उसके दो वजह मैं बताता हूँ। पहली वजह तो ये कि कोई भी रेगुलेटर इंक्लूडिंग सेबी ये चाहेगा कि मार्केट प्लेस में कंपटीशन रहना चाहिए। कोई भी एक प्लेयर इतना बड़ा ना हो कि दूसरे प्लेयर की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है या नहीं उस पर सवाल उठने लगे। तो अगर BSE पर वायदा कारोबार के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो ये सेबी को पसंद आएगा, क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। कभी भी किसी भी वजह से मार्केट में कोई भी प्लेयर इतना बड़ा ना हो कि दूसरे प्लेयर की ज़रूरत ही ना हो। तो इसलिए एक रीज़न वो है कि आपको कंपटीशन चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो दूसरा किया। दूसरा कारण जो है, जो बहुत ऑब्वियस है, जो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सेबी का ये माइंडसेट है कि ऑप्शंस की एक्टिविटी और स्पेशली जो ऑप्शंस में इतनी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है कि आपको लीवरेज पोजीशन बनाकर ट्रेड करने के मौके कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में कम होते जा रहे हैं। करेक्ट। अब जब ये मौके कम होते जा रहे हैं तो फिर आप करेंगे क्या? तो फिर आप जाकर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, राइट। सो ये ऑप्शंस में छोटा सा पैसा लगाकर ट्रेड करने की जो रिटेल की एक मानसिकता है, और जिसमें 90% लोग, जैसा कि सेबी की स्टडी भी आई, वो पैसा तोड़ते हैं। अब आप ये कदम उठाकर क्या साबित करेंगे? और ज़्यादा ऑप्शंस के वॉल्यूम बढ़ेंगे, और ज़्यादा जीरो सम गेम है, और ज़्यादा रिटेल के पैसे टूटेंगे। सो आई थिंक वो सेबी का जो थॉट प्रोसेस वो इसके अगेंस्ट है, और हो सकता है उसने भी इस डिसीजन को वापस लेने में काम किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दीप कि पहली बार NSE और BSE की कंपटीशन में NSE ने कदम पीछे खींचा। बिल्कुल, हाँ, देखने को मिलता नहीं है, आज तक कभी नहीं देखा। ये पहली बार हुआ है कि NSE का कोई एक ऐसा डिसीजन आया है जो कंपटीशन खत्म करने वाला था, कंपटीशन को जीतने वाला था, लेकिन वो वापस बैकफुट पे गया है। तो आई थिंक BSE के लिए ये एक अच्छी खबर है, NSE के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है। हाँ, बुरी भी नहीं, अभी भी ऑलरेडी वैसे तो चल ही रहा है आपका, जो था वही रहेगा, जो था वही था। लेकिन इस कदम को पीछे लेने के पीछे सिर्फ दो कारण है। एक
कंपटीशन रहना चाहिए, कोई भी एक्सचेंज बहुत बड़ा ना हो। दूसरा, सेबी की जो मानसिकता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस और इस तरह की एक्टिविटी कम हो, ऑप्शंस में जो रिटेल की पार्टिसिपेशन कम हो, ये 2 कारण से मुझे लगता है ये डिसीजन वापस हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड सर। चलिए, ये था बड़ा 2-3 बड़े डेवलपमेंट्स हुए थे कल और आज के बीच में, जिस पर आपकी राय भी लेना ज़रूरी था। आज की तैयारी भी करें सर? बिल्कुल तैयारी है। कुछ खास बातें आज के लिए जहाँ पर रखेंगे? आज की खास बातों के पहले एक चीज़ जो है दीप की, आज हम वैसे तो देख रहे हैं सारी चीज़ें अच्छी है, एक कम अच्छी चीज़ है उसकी भी मैं बात करूंगा। पहले तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो रिकवरी आई है और बैंक निफ्टी में जो कल जोश आया, उससे बाजारों का मूड काफ़ी अच्छा है। रही सही कसर आपकी एफआईएस की दमदार खरीदारी के आंकड़ों ने पूरी की। कल के सेशन के आंकड़े बहुत ही मजबूत है, मजबूत नहीं दमदार हैं एकदम। एक दो चीज़ें ऐसी है जिससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। और अगर आज के सेशन में कोई मूड बिगाड़ने का नहीं भी बोले तो सावधानी का कारण जो बन सकती है, एक बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.46 डेफिनेटली ओवरबॉट है। अगर ये मंथली एक्सपायरी का दिन नहीं होता आज, तो मैं आपको पक्का कहता है कि ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी अच्छे से करेक्शन देगा। अच्छा, अच्छे से करेक्शन नहीं अच्छे से, लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है ये। आप अगर ये पुट कॉल रेशियो आप मुझे शुक्रवार को दे दीजिए, ये पुट कॉल रेशियो मुझे आप किसी मंडे को या पिछले हफ्ते का दे दीजिए, तो मैं 100% कहूँगा जहाँ जितना मजबूत खुले वहीं पर बेच दीजिए। गॉट इट। मैं 101% ये कहता आपको, लेकिन मंथली एक्सपायरी के दिन डेटा अलग तरीके के बनते हैं और वो उसके अपने एडजस्टमेंट होते हैं। लेकिन फिर भी इससे जो संकेत आपको पढ़ना है, जो मिल रहा है वो ये है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट, और ऐसे में ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ा सावधान रहना है खरीदने से। गॉट इट। तो सावधानी का संकेत तो पूरा है, बिकवाली का है ना है, सावधानी का तो पक्का ही है। और ऊपर के लेवल से आपको करेक्शन दे सकता है बैंक निफ्टी इसके दम पर। और दूसरी चीज जो सावधानी का संकेत है, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 60% पहुंच चुकी है, 52-53% से 60% पहुंची। आई थिंक रिसेंट के ये हाईएस्ट लेवल है। सो एफआईएस 60-62% पर आने के बाद थोड़ा सा हाथ रुका। अब यहाँ पर भी बात वही है दीप की, मंथली एक्सपायरी के पहले का डेटा है, तो अब काफ़ी कुछ पोजीशन एफआईएस की आज कम होगी। सो अगर ये आज मंथली एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो इन 2 डेटा की बहुत अहमियत होती है ऊपर में ब्रेक लगाने के लिए आज से। गॉट इट है ना। सो अब ये हो सकता है हम लाइफ हाई बनाएं, टच एंड गो हो जाए, बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अपने सिर्फ एक सिंपल सा काम ये करना है कि आराम से अपने लेवल से खरीदना है, और अगर अच्छा लेवल गैप से मिल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट बुक हो रहा है, 2 दिनों में आपने 3 दिन में अच्छी खरीदारी कर ली है, तो आज प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें नीचे का। बिल्कुल। सो एट द सेम टाइम आपको लाइफ हाई, तेजी, बढ़िया माहौल सेलिब्रेट करना है, लेकिन प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे खरीदने के लिए जगह भी तैयार रखनी है। एग्जैक्टली। जेब में पैसे होंगे तो खरीद पाएंगे, तभी खरीद पाएंगे, और जेब में पैसे तब होंगे जब आप कुछ बेचेंगे। है ना। सो प्रॉफिट भी बुक करके वापस से तैयारी रखनी। तो आज के लिए सारे मूड माहौल में एक ये कॉशियस या सावधानी वाला जो काम है, जो ऊपर के लेवल पे आपको ध्यान रखना है, वो ये है। अब रहा सवाल 2 डेटा का जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक 18,900, 2 44,500। इन 2 लेवल के ऊपर निकल कर टिके तो लाइफ हाई बना देंगे। yes, दोनों लाइफ हाई लेवल है। करेक्ट। लेकिन इसके ऊपर बंद होना जरूरी है। अच्छा, अगर आज आप इसके ऊपर बंद होते हैं तो फिर नई तेजी के लिए तैयार होंगे। गॉट इट। फिर थोड़ी और अच्छी तेजी बनेगी और थोड़ी 2-3% की अपसाइड खुल जाएगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन टच एंड गो में कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन में जाके आ जाए फर्क नहीं पड़ता। बंद इसके ऊपर होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो 18,900 की क्लोजिंग चाहिए और अच्छी तेजी करने के लिए, 44,500 की क्लोजिंग चाहिए और अच्छी तेजी करने के लिए। समझ गया सर। क्लियर। 44,438 की जहाँ तक मुझे याद है वो अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली है। 18,856 की बेस्ट क्लोजिंग मिली है निफ्टी में। यस सर। इसके ऊपर नहीं, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, बेस्ट क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग नहीं चाहिए। अब तक 18,887 आई है, 44,498 आई है, उसके ऊपर क्लोजिंग। लाइफ हाई के जो अभी तक के लाइफ हाई उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग, जरूरी नहीं इंट्राडे में हिट हो, उसके ऊपर बंद हो, क्लोजिंग चाहिए। और पुरानी लाइफ हाई के ऊपर की क्लोजिंग भी नहीं चाहिए, इंट्राडे लाइफ हाई के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ताकि एक वो कंफर्म बैकआउट आप मान कर चले कि हाँ भाई आगे भी काम अच्छा होगा। समझ गया। ये बस 2 चीज़ों का ध्यान है। ठीक है सर, चलेंगे, रखेंगे नज़र, इंतज़ार है सबका, देखते हैं आज वो दिन होता है कि नहीं। बताएं फिर आज का सेटअप सर। सेटअप ये है दीप, ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईएस पॉजिटिव है, डीआईज एकमात्र ऐसे संकेत हैं घरेलू फंड के जो नेगेटिव साइड पे, वायदा कारोबार के संकेत मैंने कोशिश सावधानी भरे लिखे, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जो सावधानी भरे संकेत है वो खाली बैंक निफ्टी के लिए है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.21 पर अभी भी हायर साइड पर है, सो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड है आपके लिए पॉजिटिव।
ठीक है सर। 18,755, 18,800 पहला सपोर्ट जोन आसानी से होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होगी। गैप से खुलने के बाद इसके ठीक नीचे 18,650, 18,715 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। खरीदारी भी करें और शॉर्ट कवरिंग भी अगर मौका मिले तो जरूर करें। आएगा नहीं, नोट करके रखें। ऊपर की तरफ 18,850, 18,900 की रेंज में खुलेंगे लाइफ हाई के आसपास कहीं कहीं। फिर देखते हैं क्या और होता है, कितनी ताकत बनती है, नहीं बनती, टच एंड गो होता है, टिकते हैं ये सब। वहाँ पर फॉलो अप बाइंग और शॉर्ट कवरिंग वाले कितने दो तरह से, एक तो बाइंग चाहिए आपको इंस्टीट्यूशनल, तो वो दूसरा चाहिए शॉर्ट सेलर। तो शॉर्ट सेलर तो मुझे नहीं लगता 18,900 के पहले काटेगा। राइट, वो तो टिकेगा। वो तो बोलता अच्छा बार बार देखा है, 5-7 बार हो गया, 880, 75, 85 जाकर वापस नीचे आ जाता है। करेक्ट। तो हम तो देखेंगे आराम से, तो उसको काटने की जल्दी नहीं है। ओके, वो काटेगा 900, 925 के ऊपर। ओके, करेक्ट। तो देखते हैं शॉर्ट सेलर और बायर दोनों के साथ कैसा सपोर्ट मिलता है। पार करके निकले तो 18,950, 19,025 अंदाज से मैंने लेवल दिया है जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ठीक है। 18,900, 887 के ऊपर तो खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन है। करेक्ट सर। ठीक है, बैंक निफ्टी पे। हाँ, बैंक निफ्टी 44,000, 44,075 पहला सपोर्ट जोन है यहाँ पर। इसके ठीक नीचे 43,800, 775, 925 स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह, जहाँ पर आए तो आपको शॉर्ट्स भी काटने और लॉन्ग भी बनानी है। 44,275, 44,350 ये पहली ऊपर की रेंज है। पार करके टिके तो 44,425, 44,500 तक जा सकते हैं। और इसके ऊपर तो लाइफ हाई बनेगा। तो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको इसलिए दिए नहीं है, यहाँ तक के लेवल मुझे विजिबल नजर आते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बाकी डेटा तो आपने समझा दिया, स्टॉप लॉसेस की भी बात करते हैं। विक्स देखो, विक्स 5%, मतलब विक्स तो और नीचे आ गया, 11 के भी नीचे, 10.7। वॉलेटिलिटी नहीं है यहाँ पे। स्टॉप लॉस थोड़ी ऊपर खींचे दी, 18,640 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे ये रखिएगा आप स्टॉप लॉस। पिछले 2 दिनों का लो ये होल्ड हुआ है और क्लोजिंग बेसिस पे भी होल्ड किया है, इंट्राडे बेसिस पे भी 18,640, 550 से स्टॉप लॉस खींचकर 640 कर दिया है। और बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा दिया है, 43,950 का। और वो क्यों दिया है वो बता दूं दीप, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुटको रेशियो ओवरबोट है, इसलिए मुझे ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। 43,950 स्टॉप लॉस होगा। क्लोजिंग बेसिस पे जरूर बहुत दूर आ रहा है, 43,600। जैसे बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था और शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस 44,500 आता था, जल्दी नहीं आता था। राइट। यहाँ पर 43,500, 600 के आसपास आता, तो ये 1000 पॉइंट की रेंज बन रही है स्टॉप लॉस के लिहाज से। तो 43,600 थोड़ा दूर है, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आज कल से रिव्यू करेंगे। ठीक है। शॉर्ट साइड पर वही है 18,900, 44,500, ये 2 स्टॉप लॉस है आपके लिए, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पे 44,500, 500। हाँ, 44। चलिए, नई पोजीशंस क्या करनी है सर? खरीदे निफ्टी 18,690 के स्टॉप लॉस के साथ, 18,700 के थोड़ा सा नीचे 18,690 का लगाएं स्टॉप लॉस। टारगेट ऊपर का 18,850, 875 और 900, 3 छोटे टारगेट हैं। इसके बाद के कोई टारगेट मेरे पास विजिबल है नहीं। 19,000 के आसपास कहीं जाकर रुकेगा वो, 18,950, 975 पर रुकता है। 19,000, 19,025, 50 पे रुकता है, कहना मुश्किल है। तो 19,000 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा। एक बार 18,900 को पार किया तो फिर वो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करें, वहाँ पर देखकर, डेटा देखकर, मूड माहौल देखकर, या फिर अपनी पोजिशन को ट्रेल करते चले खरीदारी के लिहाज से। जो लोग शॉर्ट करना ही चाहते हैं वो शॉक फरमाए। 18,875 से 950 लाइफ हाई के आसपास एक बार चांस लेना चाहिए, ले लीजिए, ले लेते हैं। अब ले लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर वो 19,025 का होना ही चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अगर लाइफ हाई टच करके नीचे आए, वापस से अच्छे लेवल पर पहुंचे, तो वहाँ खरीदारी करने की सोचें। फिर भी जिनको शॉर्ट करना है उनके लिए ये राय है। 19,025 का स्टॉप लॉस होगा। 18,825, 800 2 छोटे टारगेट, 775, 755 2 मीडियम टारगेट और 715 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली ऊपर के लेवल पे। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए निफ्टी के। बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी खरीदना है 43,950 के स्टॉप लॉस के साथ। 44,175, 225 2 छोटे टारगेट है। 275 और 44,350 2 मीडियम टारगेट है। 44,425, 475 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं 44,350 पे रिव्यू करना है। बेचने के लिए जो सबसे बेस्ट जगह 44,425 से 475 की है, वहाँ पर तो एक चांस आप ज़रूर लीजिए। 44,550 या 44,600 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो आपको ठीक लगे वहाँ बेचिए। 44,275, 44,225 2 छोटे टारगेट हैं। 175, 125 2 मीडियम टारगेट है। 44,075 और 44,025 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर, एक चांस यहाँ बिकवाली का ले सकते हैं। 44,500 के जितना नजदीक बेचेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए उतना फेवरेबल। लेवल्स पर आप कह ही रहे हैं कि मौका बनता भी है, तो उसका फायदा भी आप उठाकर चलिए।
वायदा कारोबार आखिरी दिन है बट बैन लिस्ट में बदलाव हुए हैं, फ्रेश एंट्री हुई है 2 स्टॉक्स की। L&T फाइनेंस और मन्नापुरम ये दोनों वापस बैन में आ गए हैं, बट उसके सामने हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक ये बैन से बाहर चले गए हैं। तो पुराना कोई एग्जिस्टिंग वो आ कैसे गए? कल आशीष तो बोल ही नहीं था आने वाले। सरप्राइज हाँ, तो आशीष आपसे पूछे बगैर कैसे आई? नहीं, मैंने तो अपडेट दे दिया था सर। अच्छा, ओके। सरप्राइज ट्विस्ट। सरप्राइज L&T फाइनेंस सरप्राइज आ गया। हाँ, सरप्राइज है ना, एक दोनों दो आ NBFC गए आई है, बाहर चले गए। दोनों NBFC आई है बैन में। कल एनबीएफसी में एक्शन भी बड़ा हमें बनते हुए दिख रहा था, जो क्लोजिंग में हम बात भी कर रहे थे। तो L&T और मन्नापुरम ये आज दोनों बैन में हैं, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल ये बैन से बाहर आ गए हैं। अच्छा, डेटा की बात करते हैं सर। कल एफआईआईज ने तो कमाल कर दिया बाजार में। कोई ऐसी बड़ी ब्लॉक डील भी नहीं थी, सफायर की थी बट इतनी बड़ी नहीं थी जो आंकड़ा आपके सामने है, फ्यूचर्स में भी और कैश में भी। फोमो वापस आ गए। 2000 करोड़ की कैश में खरीदारी बढ़ी है। 2860 करोड़ के इंडेक्स, 1328 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स हाल ही के दिनों का बड़ा आंकड़ा आता हुआ दिखा है। और मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले मुझे लगता है कि एक्चुअली क्या वो आम राय बन गई थी मार्केट में, घटेगा घटेगा, गिरे गिरे, जोर से जाएगा, जोर से जाएगा। फिर ऐसे में वो थोड़े ओवरसोल्ड जब हो जाते हैं ना, और जब आम राय बन जाती तो फिर अब क्या है, वापस आम राय है ना, खरीदारी की बनेगी। Yes. तो फिर से आपको करेक्शन दिखाएगा। फिर उल्टा होगा। और वो सेंटीमेंट एकदम का पेंडुलम जो है ना, बड़ा स्विंग इतना फास्ट कर रहा है ना, कि प्रॉब्लम क्या है, इतनी शॉर्ट टर्म अप्रोच हो गई है ना मार्केट में। 2 दिन घटता तो लगता है कि ये तो गया, और 2 दिन बढ़ता तो लगता है अभी ये तो रुकेगा ही नहीं वापस, मतलब इतनी तेजी हो जाए। सो उस चक्कर में आपका जो पोजीशंस हैं वो किसी एक तरफ से बहुत ज़्यादा झुक जाती है। करेक्ट सर। मतलब थोड़ा 2 दिन कमज़ोर होगा तो इतने कॉल राइटर भर भर के आ जाएंगे कि भाई पूछो मत, सबको बेचना कॉल। और जैसे अगर थोड़ा बड़ा पुट राइटर जोर से आया, सो ये ऑप्शन वाला मार्केट है ना, ये इस तरह के मूड स्विंग्स दे रहा है है ना। अब तैयारी एक चीज की कर रहे हो। हाँ, मतलब और जल्दी जल्दी हो रहा है वो। ठीक है, अब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे ही है। तो आपको खाली डेटा ही नहीं, डेटा के साथ साथ मार्केट के मूड का भी ख्याल रखना है। तो कल तो अच्छी खरीदारी हो गई। एफएनओ के डेटा का जहाँ तक सवाल है दीप, 18,800 मेक और ब्रेक लेवल है। 1 करोड़ 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में भी है, कॉल में भी है। वहाँ से आपको मेक और ब्रेक, नीचे 18,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी नहीं आज। 18,900 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 1 करोड़ 12 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं। 18,900 के ऊपर निकल कर टिके तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी, जो 18,950 19,000 जहाँ इसकी मर्जी हो वहाँ तक जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए 18,900 925 के पार निकल कर टिकना चाहिए, बस ये लेवल है। बैंक निफ्टी में एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है और वह है 44,000 44,000। पुट पे 50 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 32 लाख शेयर हैं। ये सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। नीचे में 43,700 43,800 के रेंज में दमदार पुट राइटिंग होकर रखिए। तो आपके लिए बेस 43,700 43,800 बन गया। जहाँ से तेजी गिननी हो 44,000 है, जहाँ ऊपर जाकर रुकना हो 44,500 है। क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट लेवल्स। गॉट इट सर। चलिए, सारे लेवल्स आपके सामने। मंथली एक्सपायरी का दिन है, एक्शन भरपूर रहेगा और इतना बढ़िया बाजार है तो अनिल जी की तरफ से एक स्टॉक ऑफ द डे भी बनता है। आइए लेते हैं उनसे उनकी पसंद। आज स्टॉक ऑफ द डे है मेरे पास एक है ना। चलिए आइए। ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिख रही है और एक ऑटो स्टॉक्स जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है टाटा मोटर्स, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 2-3 वजह है दीप। एक तो वैसे तो CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, उसकी वजह से ट्रिगर भी हुआ है। पहले तो लेवल्स बता दूं, 567 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, 577 581 585 ये 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। एक तो घरेलू कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स है उसके आंकड़े मजबूत दिख रहे हैं। JLR के मई 2023 के जो आंकड़े हैं वो 29-30% के आसपास की अच्छी मजबूत ग्रोथ वहाँ दिखा रहे हैं। रिटेल जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे हैं और इन्होंने टारगेट 624 से बढ़ाकर 690 किया है। सो धीमे धीमे आप देखेंगे टाटा मोटर्स में टारगेट ऊपर के आते हुए दिखेंगे और बाजार को आगे बढ़ना है, मूड अच्छा होना है तो कहीं से तो तेजी नहीं है। बिल्कुल आएगा। तो इनमें से कोई तो हमारे स्पेशल 25 या वेल्थ क्रिएशन पिक में से स्टॉक को चलना है तो टाटा मोटर आज के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। चलिए, तो टाटा मोटर्स पर रखिए नजर। पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री भी है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी दिख ही रही है। 577 581 585 के टारगेट्स। आइए हमारी टीम से भी बात करते हैं और लेते हैं आज की खबरों वाले शेयर्स और सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल नुपुर और आशीष है तैयार। मॉर्निंग कुशल, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीपा। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज रेन इंडस्ट्रीज, इसका एफएनओ में आज आखिरी दिन है।
तो ये तो फोकस में रहेगा। साथ ही BPCL यहाँ पर पूंजी जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है। साथ साथ आपको MCX पर भी ध्यान रखना है। काफ़ी दिनों से जो चल रही थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर क्या अपडेट आता हुआ दिखेगा, तो इस पर कंपनी आज बोर्ड बैठक करेगी। तो देखना है कि फाइनल डिसीजन क्या निकल कर आता है। HBL पावर सिस्टम्स बोर्ड मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स के इनकी ये स्लम्प सेल कंसिडर करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। IP अपडेट्स, आइडिया फोर्स सबसे पहले यहाँ पर कुल मिलाकर जो डे 2 सब्सक्रिप्शन है 13.3 टाइम्स को लिए बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन काफी बेहतरीन रहा है, 36.8 टाइम्स यहाँ पर रिटेल लेवल पे पार्टिसिपेशन हुआ है। साथ ही साइन DLM, इस पर भी नजर रखिए। डे 1 सब्सक्रिप्शन 2.85 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल इन्वेस्टर्स 10.6 टाइम्स यहाँ पर इन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। HDFC बैंक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। यहाँ पर HDFC के साथ जो मर्जर से जुड़ी कल तारीखें चल रही थी उस पर सफाई आती हुई दिख रही है, जिसमें इनका कहना है कि मर्जर प्रभावी होने की जो फाइनल डेट है अभी जारी नहीं की गई है। 1 जुलाई की तारीख जो है संभावित तारीख है जहां पर ये मर्जर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। साथ ही HDFC का जो आखिरी ट्रेडिंग दिन है 13 जुलाई कल जो चल रही थी, यहां पर भी अभी ये जो खबर है ये सही नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये निर्भर करेगा कि फाइनल डेट क्या निकल कर आएगी, बट ये संभावित तारीखें हैं। साथ ही HDFC के जो चेयरमैन हैं दीपक पारेख साहब, वो पोस्ट मर्जर स्टेप डाउन करते हुए नजर आएंगे। HDFC लिमिटेड को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। HDFC क्रेडिला जो RBI ने नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगाई थी, उसको अनुमति इन्होंने वापस से दे दी है। साथ ही और ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें जो शेयर होल्डिंग है RBI ने HDFC बैंक से HDFC क्रेडिला में हिस्सेदारी कम करने को जो कहा था 10% से कम, यहाँ पर यह हिस्सेदारी घटकर 31 मार्च 2024 तक हो जानी चाहिए। तो ये सशर्त कंडीशंस के साथ ये अनुमति दी गई है। साथ ही एक अपडेट है, HDFC ने यहाँ पर HDFC लाइफ पे 1.49 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 667 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर, तो इस वजह से ये फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टीटागढ़ वैगन यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है, जहाँ पे गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। 855 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। 70 स्टैंड कैच कार के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है सूरत मेट्रो रेल की तरफ से। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, थोड़ी सी नेगेटिव खबर यहाँ पे आती हुई दिख रही है। 23 जून को जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था उसके पिलर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आते हुए दिख रहा है, वो धंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में ये इंसिडेंट हुआ है। फिलहाल इसके रीजन कंपनी पता करे और इस पर जांच फिलहाल चालू है। तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट भी आज फोकस में रहेगा। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है, जहाँ पे कंपनी की जो हैदराबाद फैसिलिटी है यहाँ पे USFD ने प्री अप्रूवल जांच की है, जहाँ पे फॉर्म 483 के तहत एक आपत्ति भी जारी की है। तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है ग्लैंड फार्मा के लिए। ऑर्किड फार्मा पे भी रखनी है नज़र, क्योंकि QIP के जरिए कंपनी 400 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। जो प्राइस है वो 403 रुपए का है। 18.5% के डिस्काउंट पर ये इशू दिया जाएगा। और जो इन्वेस्टर सामने आ रहे हैं वो है MIT क्वांट म्यूचुअल फंड, कार्लियन स्ट्रक्चर, सॉलिटर जनरल जैसे कुछ नाम यहाँ पर सामने आए हैं। आदित्य बिरला फैशन भी आज फोकस में रहेगा, साथ ही साथ TCNS, क्योंकि TCS क्लोथिंग के अधिग्रहण को अब CCI की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो दोनों ही स्टॉक पर रखनी है नजर। प्रमोटर फंड एक्शन देखें तो रोलेक्स रिंग्स, यहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 2.5% से ज्यादा हिस्सेदारी घटाई है। पहले हिस्सेदारी 57.6% थी, उसे घटाकर 55% कर दिया है। ओपन मार्केट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन किया गया था, तो और कल बजिंग स्टॉक भी था, तो ये स्टॉक आज फिर से फोकस में रहेगा। जाइडस वेलनेस, जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 2.5 लाख शेयर जो है वो खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। पहले हिस्सेदारी 9% के आसपास थी, जो अब 9.5% हो गई है। ओपन मार्केट के थ्रू 26 और 27 जून को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो प्रमोटर फंड एक्शन भी काफी सारा है। ओके, तो ढेरों एक्शन हुआ है बाजार में और फंड एक्शन भी है, खबरें भी कई सारी हैं, इन पर फोकस भी है। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं तैयार। चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या करें आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए टाटा मोटर्स अच्छी रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा और जो लक्ष्य 624 से बढ़ाकर 690 कर दिया है। 573 की क्लोजिंग है, काफी अपसाइड ये उम्मीद करके चल रहे हैं और मान रहे कि मई महीने में अगर आप देखें तो JLR की तरफ से जो रिटेल वॉल्यूम्स है काफी बढ़िया देखने को मिली। FY24 का आउटलुक अच्छा लग रहा है, अर्निंग्स के फोरकास्ट में बढ़ोतरी की है और EBIT मार्जिन में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है, कैश मैनेजमेंट बढ़िया लग रहा है, इसके चलते टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया 624 से बढ़ाकर 600
690 कर दिया है। HDFC लाइफ CLSA रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे, 560 से बढ़ाकर इन्होंने लक्ष्य को 680 कर दिया है और मान रहे कि अपसाइड के अब काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। FY24 साल कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। एक और चीज़ इन्होंने हाईलाइट करके कही कि बजट के बाद इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड की थी, स्टॉक में रिड्यूस की रेटिंग दी थी। हालांकि उसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक इनके फेवर में नहीं चला, रिकवरी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिली। SBI लाइफ CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1375 से बढ़ाकर 1550 कर दिया, 1286 की क्लोजिंग चल रही है और ये मान रहे कि एक हाई बेस के चलते अगर आप देखें तो Q1 FY24 का थोड़ा सा सॉफ्टर नोट पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मार्जिन गाइडेंस आ रही है करीब 29 से 31% की, वो अपने आप में काफी बढ़िया है। L&T बर्नस्टीन आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 2452 से बढ़ाकर 2734 कर दिया है। ITC पर फोकस रखेगा, जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 520 से बढ़ाकर 530। रिलायंस पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दी है, 2960 का लक्ष्य दिया। HDFC बैंक यहाँ पर भी सबकी नजरें हैं, बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2300 रुपये का लक्ष्य दिया है। गुजरात गैस पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 420 रुपये का लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कि जो Q1 FY24 में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स इनके फेवर में नहीं है, मोरबी में कुछ कीमतें कट की हैं, इसका इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल पर CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं 1030 रुपये के लक्ष्य के लिए। BEL पर UBS खरीदारी की राय दे रहे हैं, 140 का टारगेट दिया और अंत में जोमेटो यहाँ पर भी देखें तो सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, 76 की क्लोजिंग है, 84 का टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और रिपोर्ट्स भी आज की जहां पर रखनी नजर। तो कई सारे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। कल मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी रैली थी, बाजार का बढ़िया बाउंस बैक था। आइए आज के एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, हमारे एक्सपर्ट्स का भी करते हैं स्वागत। बिगुल पिक ऑफ द डे। हिमांशु गुप्ता साहब और अमरीश वालेगा सर हैं हमारे साथ तैयार। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दी पिक ऑफ द डे रहेगा वेदांता, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पर हमने देखा कि स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आया और कल एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कल सेमीकंडक्टर्स को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन भी आई है। मुझे लगता है स्टॉक आज पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है और 279 रुपीज 50 पैसे के आसपास स्पॉट की क्लोजिंग है डीप यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 286 288 ये दो टारगेट्स मुझे लगता है वेदांता में आज के सेशन में नजर आ सकते हैं। 277 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता रहेगा आज के लिए पिक ऑफ द डे। वेदांता में खरीदारी करने की राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। अमरीश सर भी हमारे साथ है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पसंद का शेयर है सिटी यूनियन बैंक, जो ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है with about 752 branches, 1700 ATMs, मोस्टली साउथ इंडिया में है, स्पेशली तमिलनाडु में। एक खासियत ये है कि लास्ट 118 ईयर्स में इन्होंने हर एक साल डिविडेंड दिया है। मेनली ट्रेडर्स और MSME को लोन देते हैं। स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 22.34% का। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और कंसिस्टेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि लास्ट नियरली 100 ईयर्स में मेनली इनके केवल 7 CEOs रहे हैं और करंट जो CEO है ही इज देयर टिल 2026, तो काफ़ी कंटिन्यूटी है मैनेजमेंट में। Q4 के जो अर्निंग्स थे थोड़े बिलो एक्सपेक्टेशन थे, निम टॉप आउट हुआ था, इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट किया था। पर FY24 का जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है 15% का रिकवरी में लाइक इम्प्रूवमेंट होगा और टोटल बिजनेस लाइक री इंजीनियरिंग कर रहे हैं विद एडवाइस फ्रॉम बॉस्टन कंसल्टिंग, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो मेरा यहाँ टारगेट प्राइस बनता है 160 का, विच इज 1.5 एडजस्टेड बुक वैल्यू फॉर FY25। ओके, तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक, इस पर रखिए नज़र। कल इस स्टॉक पर थोड़ा अच्छा एक्शन भी हमें बनते हुए दिख रहा था, आज भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। अमरीश सर, HDFC बैंक का आपकी एक राय तो लेनी पड़ेगी। इस वीकेंड से मर्जर इफेक्टिव हो जाएगा, 2 हफ्ते बाद शायद HDFC ट्रेड करना भी बंद हो जाए। एसेंशली हो गया है मर्जर, अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। जरा एक बार राय दें अपनी सर। जुलाई 1 से तो मर्जर हो रहा है एंड मुझे लगता है कि जुलाई 13 को HDFC का डीलिस्टिंग होगा। तो यहाँ पे आई मीन व्हाट माय सजेशन वुड बी टू बाय HDFC, क्योंकि वहाँ पे शायद लाइक वन इज गेटिंग आर्बिट्राज विद HDFC एंड HDFC बैंक का जो डिफरेंस है, तो आई थिंक वन शुड बी लुकिंग टू बाय HDFC बिफोर द डीलिस्टिंग। तो चलिए ये अब क्लियर राय आ रही है अमरीश सर की तरफ से। इस मजे पर ध्यान रखें, जो
डेट्स हैं वो फिलहाल मैनेजमेंट ने इंडिकेटिव डेट्स दिए हैं, बट एक्सचेंज से फाइनल डेट्स आना बाकी है। हो सकता है सेम डेट्स ही हों, बट एक्सचेंज की जब तक डेट्स ना आए तब तक आप ज़रूर अवेयर रहें अपनी पोजीशन को लेकर। एक और एचडीएफसी ग्रुप का स्टॉक है। अमरीश सर, आपकी भी राय लूंगा, पर पहले एक बार चार्ट पर राय लेनी है हिमांशु जी की तरफ से, और वो है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी ने एचडीएफसी लाइफ में कल 1.5 करोड़ शेयर्स की खरीदारी करी, जो आईआरडीएनए ने मंजूरी दे दी थी। कंबाइंड एंटिटी में 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग ये रख सकते हैं। 667 के लेवल पर होते हैं एग्जैक्टली जहां पर बंद हुआ हिमांशु जी, बट 6% की तेजी थी। वायदा कारोबार का भी टॉप गेनर था एचडीएफसी लाइफ। अब चार्ट्स पर क्या राय बनती है? जी दीप, थोड़े दिन पहले हमने इस चार्ट का व्यू डिस्कशन किया था एंड स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 615 620 एक ऐसा लेवल है कि जिसके ऊपर फ्रेश तेजी की शुरुआत होगी। स्टॉक ने उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसको सपोर्ट को रीटेस्ट किया और 2 ही दिनों में वापस से 620 से लगभग 670 रुपए तक का मूव स्टॉक में देखने को मिला है। तो दीप, मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल स्टॉक में शॉर्ट टर्म में भी और पोजिशनली भी जो व्यू है वो पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक नियर टर्म में 700 से 705 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो फिलहाल जिनके पास पोजीशंस हैं बने रहें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को भी होल्ड किया जा सकता है और फ्रेश खरीदारी के लिए अगर कोई डिप 650 655 के आसपास मिलता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से अट्रैक्टिव बनता है फ्रेश खरीदारी के लिए, विद अ स्टॉप लॉस बिलो 647। पोजिशनली 700 710 रुपए तक के टारगेट्स एचडीएफसी लाइफ में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो 700 710 के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ पर रखिए नजर। अमरीश सर, आपकी भी कोई राय लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक स्पेस पर इन जनरल, एचडीएफसी लाइफ पर? रिसेंटली एचडीएफसी लाइफ में तो अच्छी मूव आई है, बट आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ भी एक्टिव रहे हैं सर। पर इसमें मेरा पिक रहेगा एचडीएफसी लाइफ ही, क्योंकि जिस हिसाब से लाइक दे आर इम्प्रूविंग देयर मार्केट शेयर, और स्पेशली एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद जो टच पॉइंट्स इनके बढ़ेंगे, आई थिंक दैट्स आल्सो क्वाइट पॉजिटिव फॉर एचडीएफसी लाइफ। तो मुझे भी लगता है कि दिस स्टॉक कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 720 टू 740। 700 प्लस के टारगेट्स आ रहे हैं। टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी एचडीएफसी लाइफ पर रखिए नजर, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पर भी रखिए नजर। कल की जबरदस्त मूव और बाजार को जो तगड़ा सहारा इन दोनों काउंटर्स ने दिया है, उसके दम पर आज ये आपको एक्शन में अच्छे दिख सकते हैं। टीटागढ़, यहाँ पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। स्टॉक भी रिसेंटली काफी अच्छी तेजी में रहा है, हमारे भी रेडार पर रहा है। 850 860 करोड़ के ऑर्डर के लिए गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड इन्हें मिला है। हिमांशु जी, टीटागढ़ का चार्ट एक बार देखें। 500 के ऊपर कल क्लोज हुई थी और डेज हाई पर ये भी कल बंद हुआ है सर। दीप, हाँ, काफी समय से एक प्रेफर्ड स्टॉक रहा है। इनफैक्ट 200-250 रुपए के लेवल से इस पर हम रिकमेंडेशन देते आए हैं। कल के सेशन में एक फ्रेश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है उनके लिए 490 रुपए का इस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ऑल इन ऑल ये जो बड़ा बुल रन चल रहा है स्टॉक में, उसका नियर टर्म कहीं ना कहीं 525 520 रुपए के आसपास एक टारगेट आता है। तो उन लेवल्स पर एक बार मुनाफा वसूल किया जा सकता है। लेकिन अगर आने वाले समय में कोई डिप स्टॉक में मिलती है वापस से 450 440 के आसपास, तो वहां पर मुझे लगता है वापस से स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए टीटागढ़, जहां पर आपको रखनी है नजर। कल भी देखिए 500 के ऊपर ही स्टॉक की क्लोजिंग हुई। अमरीश सर, आपके भी रेडार पर है टीटागढ़ या फिर और रेलवे स्टॉक्स? क्योंकि वापस इस स्पेस में बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स वो वंदे भारत ऑर्डर को लेकर भी थोड़ी स्पेकुलेशन चल रही है। टीटागढ़ वैसे भी एक्शन में रहा ही है। कोई राय सर? रेडार पे तो, बट मुझे लगता है कि इस लेवल पे आई थिंक इट्स गेटिंग मोर लेस फुली प्राइस, क्योंकि काफी अच्छा चल चुका है। इट्स नियरली बीन अबाउट 4x इन द रीसेंट पास्ट, क्योंकि ऑर्डर फ्लोज हैव बीन एक्सट्रीमली गुड, और उसके हिसाब से ये सब स्टॉक्स चले हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ टिटागर, आई एम टॉकिंग ऑफ अक्रॉस द सेक्टर। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आगे जाके एग्जीक्यूशन। ऑर्डर्स आए हैं पर एग्जीक्यूशन में यदि कुछ स्लो डाउन होता है, बिकॉज आई मीन इफ दे आर सपोज टू एग्जीक्यूट 3x और 4x ऑफ व्हाट दे वर डूइंग 4 years बैक, तो उसमें थोड़ा शायद मुश्किल आ सकता है। So I think at these levels, I mean, when you're already making 3x, 4x, I think one should be booking out to a certain extent. थोड़ा बहुत profit book करके, I think people should take some profits home. ओके, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और वापस से इंतजार करें निचले लेवल का खरीदारी करने के लिए। ये राय अमरीश सर की तरफ से आती दिख रही है। आइए, मोतीलाल ओसवाल सेक्रेटरी से चंदन तापड़िया साहब भी कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, बाजार में वापस अच्छा मोमेंटम बना है और कहीं ना कहीं इंडेक्स है वो न्यू हाई के लिए तैयार हो रहा है। पिक ऑफ द डे के लिए मैं यहाँ पे आरईसी पे फोकस करना चाहूंगा। आप देखोगे पावर कंपनीज में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। आरईसी पीएफसी में अच्छी स्ट्रेंथ है, रोल ओवर के डेटा पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। तो आरईसी पीएफसी 2 स्टॉक्स रहेंगे जिन पे हम फोकस करेंगे। लेवल के हिसाब से बात करें तो स्टॉक्स में
4 दिन का करेक्शन कंप्लीट हुआ, एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, तो 157 का सपोर्ट रहेगा। 157 के सपोर्ट से ऊपर में लगभग 168 170 के टारगेट यहाँ पे आरईसी में बनने चाहिए। ओके 168 170 के टारगेट्स आरईसी में करनी है खरीदारी। पावर सेक्टर से जुड़ा ये काउंटर है जो आपके रेडार पर रहना चाहिए। अच्छी मूव इस पर आपको आती हुई दिख सकती है। मूव थोड़ी अच्छी और भी काउंटर्स हैं जहां पर आपको आती हुई दिख सकती है, वहां पर भी रहेगी हमारी नज़र। प्रमोटर एक्शन और फंड एक्शन हम लगातार होते हुए देख रहे हैं। जाइडस वेलनेस ये स्टॉक लगातार हमारे रेडार पर रहा भी है। चंदन जी एक बार जरा आप देख लें जाइडस वेलनेस का चार्ट। प्रमोटर फैमिली ने यहाँ पर करीब 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 9.1% से शेयर्स जो इनका स्टेक है वो बढ़कर 9.5% हुआ है। कल और परसों के बीच में ये एक्शन हुआ है। कोई राय सर जाइडस वेलनेस के चार्ट पर? कल 1500 से थोड़ा नीचे बंद हुआ था। चंदन जी सवाल आपके लिए था सर। जाइडस वेलनेस बिल्कुल जाइडस अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है और इनफेक्ट आप देखोगे सेलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में पिछले लगभग 10-12 दिन से मोमेंटम है। मैं इस सीरीज की बात करूं तो इस स्टॉक में लगभग 10-12% की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे पॉजिटिव मूव बरकरार रहेगा। एफएनओ का काउंटर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हुई है और यहाँ पे अभी भी रोल ओवर्स के डेटा पेंडिंग है, तो वो इसको और मोमेंटम दिलाएंगे। तो खरीदारी की सलाह यहाँ पे रहेगी। 560 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। हमारा मानना है कि 585 से लेके 590 तक के टारगेट आपको जाइडस में बनना चाहिए। काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है। टेक्निकली पोल एंड फ्लिक का ब्रेकआउट विद ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज है। तो जाइडस वेलनेस पर रखिएगा नजर। प्रमोटर की तरफ से यहाँ पर शेयर की खरीदारी भी हुई है और रिसेंटली कुछ अप्रूवल्स भी आए हैं, तो स्टॉक भी लगातार चर्चा में रहा भी है ये काउंटर। रेन इंडस्ट्रीज, हिमांशु जी इसको देख लीजिए। आज वायदा कारोबार में इसका आखिरी दिन है। फ्राइडे से ये एफएनओ से बाहर आने वाला है काउंटर। कोई राय इसके चार्ट पर सर आज? दीप ऐसा लगता है कि शायद एफएनओ से बाहर आने के बाद इस स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, क्योंकि स्टॉक एक हायर लो बनाता हुआ एक एडम एंड ईव फॉर्मेशन चार्ट्स पर विजिबल है, लेकिन अभी तक उसमें मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में स्टॉक में तेजी यहाँ से बन सकती है। तो अगर आपके पास कैश में है पोजीशन या आप होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है बने रहें। पोजिशनली स्टॉक में 158 160 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अपसाइड में मेरा मानना है कि स्टॉक एक बार 180 से 190 रुपए का जो हडल है, एक बार जब जैसे ही ये स्टॉक इन लेवल के पार निकलेगा, एक फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश खरीदारी की वेव स्टॉक में देखने को मिल सकती है और उस कंडीशन में स्टॉक पोजिशनली 200 रुपए के पार चलने के लिए तैयार होगा। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में स्टॉक में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। एफएनओ से बाहर निकलने दीजिए, बट लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर आपको एक अच्छी रैली बनती हुई दिख सकती है। रेन इंडस्ट्रीज इसे रखें रेडार पर। अमृतसर एमसीएक्स, अगर इस पर आपका व्यू है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है रिसेंटली। ये सॉफ्टवेयर बदलने जा रहे हैं। 63 मून्स के सॉफ्टवेयर से टीसीएस के सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो रहे हैं। अर्निंग्स में इनका इम्पैक्ट इसलिए आया था क्योंकि थोड़े समय के लिए सॉफ्टवेयर इन्हें एक्सटेंड करना पड़ा था, सारी तैयारी नहीं थी। बट अब रिसेंटली ड्राई रन्स भी इन्होंने किए हैं और आज बोर्ड बैठक है फाइनलाइज करने के लिए इस शिफ्ट को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एसेंशियली। क्या राय रखते हैं सर, क्योंकि रिसेंटली एक अच्छी कैचअप रैली भी हो गई है एमसीएक्स में? And I think ये जो डेवलपमेंट हुआ है, I think this is a positive development. At least this gives the visibility as far as the software is concerned. तो मुझे लगता है कि I mean we can see some upside. यहाँ से शायद we should see levels of about 1800 to 1850. के 1800 से 1850 के लेवल्स भी आ सकते हैं। बड़ी रैली अमृतसर को लग रही है। चंदन जी चार्ट्स क्या कह रही हैं, क्योंकि रैली अच्छी बनी है एमसीएक्स में। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्शन हम इसमें देखते हैं। देखिए एमसीएक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। थोड़े से वोलेटाइल मूव लगभग फ्राइडे को हुए थे, बट जो मंडे की रिकवरी थी और कल का जो एक रेंज बाउंड सेशन था इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम बनना चाहिए। इनफैक्ट मैं इसके वीकली मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ तो लग रहा है कहीं ना कहीं 1625-30 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। हल्का सा यहाँ पे फॉलोअप चाहिए। मेरे हिसाब से कल का हाई 1630-33 है, उसके ऊपर टिक जाए तो 5-7% का रनअप बनना चाहिए। थोड़ा वोलेटाइल काउंटर है बट स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी है। मेरे हिसाब से 1595 का सपोर्ट रहेगा और अब ये मोमेंटम बनता है तो 1685 से 1700 तक की रैली एमसीएक्स में बन सकती है। ओके, तो टेक्निकली भी बढ़िया एक्शन इस पे बन सकता है। आज बोर्ड बैठक भी है, देखते हैं क्या फैसला निकल कर आता है। बट रेडार पर रखिए अपना एमसीएक्स, क्योंकि बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है इस कंपनी में। एक बड़ा डेवलपमेंट बीपीसीएल में भी हो रहा है। बोर्ड बैठक है पूंजी जुटाने के लिए। रेयर होता है ओएमसी कंपनी के लिए आप पूंजी जुटाने की बोर्ड बैठक देखें, बट ये डेवलपमेंट है बीपीसीएल में। हिमांशु जी एक बार जरा चार्ट भी देख लें, 360 का लेवल बीपीसीएल। दीप टाइम एंड अगेन स्टॉक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। स्टॉक ने 358-360 का रेजिस्टेंस पार किया, थोड़ी सी अपसाइड दिखाई, 380 तक गया, लेकिन वापस से रैली फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है।
चार्ट्स न्यूट्रली प्लेस्ड है, मैं कहूंगा कि कोई फिलहाल यहाँ पर बहुत कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो 355 354 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर स्टॉक 355 रुपए के नीचे क्लोज होता है तो मुझे लगता है ये जो जितनी भी रैली लोअर लेवल से 300 के लेवल से बनती हुई नजर आई थी वो शायद खत्म होती हुई नजर आ सकती है। तो ये है बीपीसीएल आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आइए दो खास मेहमानों को किया जाए स्वागत। वागले साहब, सुमित जी, दोनों कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा आज का पिक ऑफ द डे वापस कंडीशनल है। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। डिवीज लैब एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से निकलने की तैयारी में है। अभी करंट क्लोज है, मैं ये स्पॉट के लेवल्स दे रहा हूँ 3580 3583 का करंट क्लोज है। आपको 3600 के पार निकलते ही लेना है, क्योंकि इसमें मोमेंटम तब आएगा और फिर ये स्टॉक 3720 3730 तक जा सकता है 1 से 2 दिनों में। तो 3600 के पार निकलने के बाद बाय करें। आपका स्टॉप लॉस 3570 का होना चाहिए, 30 रुपए की रिस्क होगी, ऊपर में लगभग 120 रुपए का रिवॉर्ड होगा। ओके, तो ये है आपके 3600 के पार निकलने के बाद खरीदारी करने की राय। कंडीशनल कॉल डिवीज पे, और वागले साहब के कंडीशनल कॉल का तो सक्सेस रेशियो कमाल, बहुत ही बढ़िया सर, ऑलमोस्ट 100% होता है। हम तो वो वैसा है। तो देखते हैं आज डिवीज लैब क्या वागले साहब की कंडीशंस को पूरा करके आगे बढ़ता है या नहीं। आइए तब तक सुमित जी की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। सुमित जी गुड मॉर्निंग। ओके सुमित जी आज ऑफिस में बारिश भी कम हो गई है। जी सर बताएं क्या है इरादा आज? अनिल जी बारिश तो अच्छी खासी हो रही है। अरे आज कहाँ हो रही है? हमारे यहाँ तो नहीं हो रही। अनिल जी पूरी रात से तो बारिश है ही। हाँ रात को ना, आपको तो सुबह आना है ना ऑफिस। रात की बारिश का भी सुबह तक चलता है। अनिल जी क्या मौसम बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, और अनिल जी क्या रोड पे ट्रैफिक मिल जाता है ना, तो वो बारिश के बराबर ही है। वैसे चलो इतना अच्छा माहौल है तो कल के लिए आपको छुट्टी दी जाए। जी सर बताएं। धन्यवाद अनिल जी कल की छुट्टी के लिए। जी तो अनिल जी ऐसा है कि बाई का स्टॉक ही रडार पे है और लगता है कि अब की बार लाइफ टाइम हाई लेवल्स लग जाएंगे। जो इतने टाइम से इंतजार था वो इंतजार की घड़ी लगता है अब खत्म होने को है और नए हाई लेवल्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो तेजी का स्टॉक समझिए नहीं समझिए जमानी अब की बार लाइफ टाइम के पूरा बराबर बताओ, या तो बराबर बोलो अब की बार 19,000 के पार, ऐसा कुछ बोलो, ऐसा नहीं मजा नहीं आया। नहीं अनिल जी ये ऐसा है कि हम इतने टाइम से वेट करते हैं, एकदम एक पॉइंट से लास्ट टाइम बच गया था। हाँ तो इस बार ही वो लाइफ टाइम हाई का लेवल तो ब्रेक होगा ही होगा और फिर 19,000 के पार भी होगा और 20,000 के आसपास के लेवल हमको फिर इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, अब मजा आया। जी सर अब अपनी पिक बताइए। तो अनिल जी ऐसा है कि इस तेजी के अंदर अब बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स के अंदर मोमेंटम बनेगा। तो अभी फिलहाल आज जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के अंदर कल मोमेंटम बन रहा था और आज ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 1520 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 1498 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। 1498 का स्टॉप लॉस से बजाज फिनसर्व में खरीदारी करके काम कर सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस लिया है वो लोग होल्ड करके चले। 1550 1560 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। पोजिशनली 1600 प्लस के लेवल बजाज फिनसर्व में देखने को मिलेंगे। तो 1550 1560 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 1498 के स्टॉप लॉस से। ओके तो बजाज फिनसर्व में करें खरीदारी, 1500 से थोड़ा सा नीचे लगाएं स्टॉप लॉस, तेजी का व्यू बनाएं। ये राय सुमित जी की तरफ से।